नमस्कार, मैं हूं मनोज टिबड़ेवाल आकाश। एक मुलाकात में आज हमारे विशेष मेहमान हैं राज्यसभा के उपसभापति के रहमान खान जी। पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट 70 वर्षीय के रहमान खान जी मृदुभाषी व्यक्तित्व के धनी हैं। 3 बार राज्यसभा के सदस्य चुने गए के रहमान खान केंद्र सरकार में राज्य मंत्री भी रह चुके हैं। आज हम इनसे तमाम सवालों पर बात करेंगे। रहमान साहब, आपका स्वागत है हमारी खास पड़ताल एक मुलाकात में। धन्यवाद। आप तो चार्टर्ड अकाउंटेंट थे, फिर राजनीति में कैसे आना हुआ? राजनीति हर एक इस मुल्क के शहरी की एक जिम्मेदारी है, क्योंकि राजनीति किसी एक वर्ग के लिए नहीं है। कोई भी इसमें जो सही सोच रखने वाला राजनीति में आना चाहिए। चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रोफेशन एक ऐसा प्रोफेशन है जो मुल्क की इकॉनमी में माहिर रहता है, तो ऐसे लोग भी राजनीति में आना बहुत ज़रूरी है। और उसके साथ साथ चार्टर्ड अकाउंटेंट होने के साथ साथ मैं एक सोशल वर्कर भी रहा हूँ। शुरू से मेरे बचपन से, मेरे स्कूल के डेज से मैंने सोशल सर्विस, चाहे कॉलेज में, चाहे स्कूल में हो, चाहे मेरे चार्टर्ड अकाउंटेंट फील्ड में करता है। इससे मैं समाज से जुड़ा हुआ हूँ, तो इसलिए मैंने राजनीति में भी मुझे आने में कोई दिक्कत नहीं हो। 2004 से ही आप राज्यसभा के उपसभापति हैं। अब तक का अनुभव कैसा रहा है आपका? बहुत अच्छा रहा। मुझे सदन के हर मेंबर ने मुझे ताउन किया और कोऑपरेट किया, तो इससे मुझे सदन के चलाने में बहुत ही मुझे आसान है। और मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ कि मुझे ऐसे सभापति जो बैरनचुन शिकावत जी और अब जनाब हामिद अंसारी साहब, ऐसे सभापति के अंडर में काम करना मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। उनकी जो गाइडेंस के साथ मैंने 7 साल से इस काम को संभाला है। इस पार्लियामेंट के, क्योंकि हमारा मुल्क का सबसे बड़ा पंचायत है, यहाँ बैठकर मुल्क के सवालात, मुल्क के जो इश्यूज़ हैं, प्रॉब्लम्स हैं, वो यहाँ डिस्कस होते हैं। और उसमें जो मेंबर्स हैं हमारे, उनके जो अलग अलग ख़यालात हैं, वो जो सुनकर मुझे बहुत ही खुशी होती है कि हमारी पार्लियामेंट, हमारी डेमोक्रेसी, हमारी जमहूरियत एक फंक्शनल डेमोक्रेसी है। और इस हाउस की मुझे बहुत ही फ़ख्र है कि अल्लाह ने मुझे ये ओहदा दिया। ऊपरी सदन है, बुद्धिजीवियों का सदन है, लेकिन दिक्कत भी कभी कभी खूब आती होगी। नहीं, दिक्कत तो ये एक जमहूरियत की निशानी है, यानी कि हमारे यहाँ जो अलग अलग विचार होते हैं, कभी कभी लोग अपने इस ख़यालात को उजागर करने के लिए, रखने के लिए कोशिश करते हैं। कभी मौका नहीं मिला तो गड़बड़ भी हो जाती है, मगर वो होना ज़रूरी भी है डेमोक्रेसी में, अच्छा भी लगता है। रहमान साहब, 2004 से ही आप राज्यसभा के उपसभापति हैं। क्या सदन में कोई पल ऐसा भी आया जब आप खुद काफ़ी परेशान हो गए हों? कभी कभी होता है, मगर मैं कभी परेशान नहीं होता, कोई भी सिचुएशन हो। मुझे मालूम है कि मेंबर्स से जो परेशानी होती है वो टेम्पररी है। सब हमारे मेंबर्स हैं, और वो जब कोई सदन में डिस्टर्बेंस होता है या कभी कभी गड़बड़ हो जाती है, तो उससे परेशानी कभी कभी होती है, मगर मैं ये कोशिश करता हूँ कि परेशान ना हूँ, क्योंकि ये कोई दूसरे नहीं, हमारे ही मेंबर्स हैं। कुछ इश्यूज़ को लेकर वो अपनी पॉइंट ऑफ व्यू रखना चाहते हैं, मौका नहीं मिलता मेंबर्स को, तो मौका देने की मैं कोशिश भी करता हूँ। और ऐसे इशू आ जाते हैं इस सदन में कि गवर्नमेंट और अपोजिशन में टकराव हो जाता है,
तो उस वक्त पर हमारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है कि लोकतंत्र में स्वस्थ टकराव तो अच्छी बात है, कोई बुराई नहीं, अपनी बात रखना चाहिए बिल्कुल प्रभावशाली तरीके से। लेकिन आम जनता में यह धारणा बन चुकी है कि संसद में शोर शराबा खूब होता है। इस धारणा को कैसे कम किया जाना चाहिए? ये बात कुछ हद तक सही है, मगर मैं समझता हूँ कि संसद में इस गड़बड़ के बावजूद भी बहुत काम होता है और संसद चलता है। ये नहीं कि ये गड़बड़ का समय सिर्फ संसद रोज़ाना 6 या 7 घंटे तक काम करता है। वे गड़बड़ होती है कभी ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटे की, तो ये 5 घंटे या 6 घंटे जो असल संसद में काम होता है उसको पब्लिसिटी नहीं मिलती। लोग वही देखते हैं जो गड़बड़ होता है, खराब चीज़ों की तरफ ध्यान ज़्यादा जाता है। इसीलिए हमने ये चैनल जो डायरेक्ट लाइव टेलीकास्ट किया है, इसलिए कि लोग इसमें जो संसद में गड़बड़ को छोड़कर जो काम होता है उसके ऊपर तवज्जो दें लोग, तब संसद के ऊपर संसद की गरिमा भी बढ़ेगी और लोगों में संसद के ऊपर एतमाद, ट्रस्ट भी आएगा। अब थोड़ी राज्यसभा टीवी की बात करेंगे। काफ़ी चर्चा है इस समय लोकसभा टीवी की तर्ज पर आप लोग राज्यसभा टीवी भी ला रहे हैं। क्या सोच है दरअसल इसके पीछे? जो लोकसभा भी टीवी स्थापित किया और हम राज्यसभा में भी अब टीवी स्थापित करने जा रहे हैं। मकसद ये है कि हमारा, क्योंकि दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत है, गणतंत्र है। अब ये जमहूरियत, और एक तो सिर्फ हमें डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं, हमारी डेमोक्रेसी फंक्शनल है। मुझे फ़ख्र है कि इतनी अच्छी डेमोक्रेसी सारी दुनिया में और कहीं नहीं है। अब मुल्क बड़ा है, लोगों तक संसद को पहुंचना है, क्योंकि संसद हम तमाम लोगों के प्रतिनिधि हैं। हम जो काम करते हैं उसकी पारदर्शिता हो और ट्रांसपेरेंसी हो और लोग देखें, और अपनी संसद में जो कुछ होता है उससे मालूमात हासिल करें। तो इसलिए हमने सोचा कि राज्यसभा भी एक टीवी हमारा चैनल, लाइव चैनल चले। कब तक लॉन्च हो जाएगा ये राज्यसभा टीवी, और अब तक तैयारियां कहां तक पहुंच चुकी हैं? हमें उम्मीद है कि इस सत्र में हम उसको लॉन्च करने की उम्मीद है। मानसून सत्र में? मानसून सत्र 15-16 अगस्त के दरमियान लॉन्च होगा। काम हो रहा है। क्या क्या तैयारियां अब तक हो चुकी हैं? सब तैयारियां हो चुके हैं। जो भी स्टूडियो सेटअप हो रहे हैं, जो टेक्निकल स्टाफ की भर्ती हो रही है और प्रोग्राम्स बन रहे हैं, ये सब तैयारियां हो रही हैं। आम लोगों के बीच में राज्यसभा टीवी ज़्यादा से ज़्यादा लोकप्रिय हो, इसके लिए क्या कुछ रणनीति है आपकी? राज्यसभा टीवी में, जैसा कि मैंने पहले कहा, कि हमारी कोशिश रहेगी कि जो हमारी डेमोक्रेटिक पॉलिटी है उसको मुल्क तक पहुंचाएं और संसद और लोगों से जोड़ें। तो हमने ऐसे ऐसे प्रोग्राम्स वहाँ पर लाने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत से लोगों को ये मालूम नहीं कि वो पिटीशन पार्लियामेंट के सामने कर सकते हैं। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि लोग अपने जो शिकायतें हैं वो पार्लियामेंट के ज़रिए से सरकार से उसका हल ढूंढें। सो इसी तरह से हम जो मसाइल पार्लियामेंट में बहुत से मेंबर्स बहुत से विषयों पर अपना चर्चा करते हैं, उन तमाम को हम लोगों के सामने रखें। तीसरी बात है कि हमें कमेटी सिस्टम जो हमारी है, इसमें बहुत से काम होते हैं और रिपोर्ट्स जो हमारे होते हैं कोई पढ़ता नहीं। तो इसलिए हम चाहते हैं कि ये कमेटी के रिपोर्ट्स, कमेटी में जो कमेटी के रिपोर्ट्स हैं या और दूसरे रिपोर्ट्स हैं पार्लियामेंट के, इन तमाम पर हम एक रोशनी डालें, लोगों के तक ये पहुंचाएं, रिपोर्ट को लोगों तक पहुंचाएं, ताकि लोग समझें कि पार्लियामेंट में उनकी लोगों के हित के लिए क्या क्या काम हो रहे हैं। क्या राज्यसभा टीवी पूरी तरह से लोकसभा टीवी की ही तरह होगा या प्रोग्राम आदि के दृष्टिकोण से कुछ अलग होगा? प्रोग्राम अलग अलग होंगे, यानी कि लोकसभा टीवी का भी मकसद वही है, राज्यसभा टीवी का भी मकसद वही है, मगर प्रोग्राम में कुछ तब्दीलियां होंगे ताकि रिपीटेशन नहीं हो। लोकसभा और राज्यसभा के टीवी में रिपीटेशन नहीं हो, प्रोग्राम अलग अलग होंगे। और एक मुलाकात में यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद
के रहमान खान साहब से बात करेंगे देश के मुसलमानों की हालत के बारे में। Reports from the capitals of 4 states, Hyderabad, Bangalore, Guwahati and Bhubaneswar. News, views and analysis. State Scan, Monday to Friday, 10:30 a.m. only on DD News. ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। एक मुलाकात में आज हम बात कर रहे हैं राज्यसभा के उपसभापति के रहमान खान जी से। रहमान साहब, आपके हिसाब से देश के ग्रामीण इलाकों में इस समय मुसलमानों की हालत दरअसल है क्या? ये जो मुसलमान एक ज़हनी तवाज़ुन का शिकार है कि 60 साल हुए मुल्क को आज़ादी मिलकर, बदकिस्मती से मुल्क का बंटवारा हुआ और बंटवारे के बाद मुसलमान जिस तरह से तरक्की करना था उस तरह से तरक्की नहीं कर पाया है। तो आज ग्रामीण में हो या शहरों में हो, मुसलमानों का सबसे अहम जो सवाल है कि तालीम में सबसे पीछे, एजुकेशनल बैकवर्डनेस में सबसे पीछे, इसलिए वो अपने आप को कमज़ोर महसूस करते हैं। तो अब ये एजुकेशन में जितनी दूरी बैकवर्डनेस हो गई है मुसलमानों में, इसको पूरी करना एक सबसे अहम ज़रूरत है मुसलमानों के लिए, चाहे ग्रामीण इलाकों में हो। ये बात मानी हुई बात है कि मुसलमान तालीम में सबसे पीछे रहने की वजह से हर सेक्टर में पीछे हो गए। एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रहा है उनको क्योंकि तालीम में पीछे हैं, और रोज़गार नहीं मिल रहा है जिसके तालीम नहीं है, इंडस्ट्री में नहीं है उनके तालीम नहीं है। तो इसलिए तालीम की शिद्दत से ज़रूरत है और उसको पूरी करना चाहिए। लेकिन हमारी सरकार लगातार मुसलमानों के वेलफेयर के लिए काम कर रही है। प्रधानमंत्री का 15 सूत्रीय कार्यक्रम भी चल रहा है। इसके इम्प्लीमेंटेशन से आप कितने संतुष्ट हैं? देखिए, 2 चीज़ें हैं। एक हुकूमत के प्रोग्राम्स हैं जिससे हर तबके के लोगों को सोशल जस्टिस के लिए हर सरकार काम कर रही है, और मुझे खुशी है कि ये प्राइम मिनिस्टर के 15 पॉइंट प्रोग्राम जो श्रीमती इंदिरा गांधी के ज़माने से शुरू हुए थे, ख़ासकर माइनॉरिटीज़ के लिए ये प्रोग्राम जारी किया गया था। मगर 20 साल या 25 साल हुए ये प्रोग्राम को जारी करते हुए, मगर इसमें इम्प्लीमेंटेशन में कहीं ना कहीं इसमें कुछ कोताहियाँ हो रही हैं। इसकी वजह से लोगों तक ये प्रोग्राम नहीं पहुंच रहे हैं। इसीलिए जब यूपीए सरकार आई तो रिवाइज 15 पॉइंट प्रोग्राम इन्होंने शुरू किया। अब इसमें इसको लागू करने के लिए बहुत से इक़दाम उठाए हैं। एक जो है एजुकेशन के लिए, माइनॉरिटी एजुकेशन जो है उसमें एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में इनका शेयर हो। इस तरह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जितने भी सोशल सेक्टर में प्रोग्राम्स हैं, चाहे नरेगा हो, चाहे राजीव गांधी हाउसिंग स्कीम हो, चाहे और कोई भी प्रोग्राम जो गरीबों के लिए और सोशल सेक्टर के लिए, इसमें इनका एक हिस्सा होना चाहिए मखसूस। यानी कि पॉपुलेशन के लिहाज से ये डायरेक्शंस हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के जो डिस्ट्रिक्ट जो हुकूमतें हैं उनको 10 या से और बिटवीन 10 to 15% फिज़िकल और फाइनेंशियल टारगेट को फिक्स करके उनको पहुंचाना चाहिए। तो इसमें इसकी मॉनिटरिंग भी हो रही है और प्राइम मिनिस्टर की के पीएमओ में इसकी मॉनिटरिंग हो रही है, मगर अभी भी लोग इससे संतुष्ट नहीं हैं, क्योंकि इस प्रोग्राम को इम्प्लीमेंटेशन राज्य सरकारें करती हैं। जस्टिस रंगनाथ मिश्र कमीशन की रिपोर्ट भी मुसलमानों की हालत पर आ चुकी है, लेकिन यह रिपोर्ट अब तक संसद में नहीं रखी जा पाई है। वजह क्या है इसकी? यूपीए सरकार ने 2 अहम कमीशन ने
शुरू किया, यानी ऑर्डर किया था। एक जस्टिस सचार कमेटी की, दूसरा रंगनाथ मिश्रा का। यूपीए सरकार ने रंगनाथ मिश्रा कमीशन को सेटअप किया और आज रंगनाथ मिश्रा कमीशन की रिपोर्ट उन्होंने सबमिट कर दी है। जो आपका सवाल था कि हुकूमत अब तक इस पर कोई विचार नहीं व्यक्त कर रही है और इसको पार्लियामेंट में रखा नहीं गया है, किन वजूहात से पार्लियामेंट में रखा नहीं गया है, क्योंकि मैं हुकूमत की तरफ से कुछ नहीं कर सकता, मगर मैं समझता हूँ कि कुछ दुश्वारियाँ होंगे। मेरी भी ये कोशिश रहेगी कि इस रिपोर्ट को हुकूमत रखे और जल्द से जल्द हुकूमत इसमें अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू है ATR के ज़रिए से सदन में रखें, ताकि इस पे सदन में ही बहस हो और जो कमीशन के रिकमेंडेशन उसमें कोई दुश्वारियां हैं वो भी सामने आना चाहिए। रहमान साहब, आप वक्फ बोर्ड से जुड़ी हुई एक कमेटी के चेयरमैन भी रह चुके हैं। वक्फ बोर्ड की जो प्रॉपर्टीज़ है इसके बेहतर प्रबंधन के लिए आपने क्या कुछ किया? हिंदुस्तान में लगभग 3 लाख से ज़्यादा वक्फ इदारे हैं और लगभग 4 लाख एकड़ ज़मीन वक्फ की हिंदुस्तान में है। इसमें लगभग 50% ज़मीन वक्फ के कब्ज़े में नहीं है, या तो हुकूमत के पास है या तो गैर क़ानूनी कब्ज़े में है या एनक्रोच में है। बहुत कोशिश हो रही है कि वक्फ के एडमिनिस्ट्रेशन को सही किया जाए। पार्लियामेंट ने 1996 में एक जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी का एस्टैब्लिश किया। उस वक्त से मैं किसी न किसी तरह से JPC से जुड़ा हुआ हूँ। हमारी ये कोशिश है कि हिंदुस्तान ये सिर्फ मुसलमानों, इसका बेनिफिट मुसलमानों तक ही पहुंच सकता है वक्फ का। तो ये जो वक्फ के जायदाद हैं सारे मुल्क में, इसकी सही इस्तेमाल नहीं हो रहा। इससे जो इनकम जनरेट होना था वो नहीं हो रही है, क्योंकि इनकम इसको जो कमेटी पार्लियामेंट से कॉन्स्टिट्यूट हुई थी JPC, मैं उसका चेयरमैन भी रह चुका हूँ और वो कमेटी पूरे हिंदुस्तान के वक्फ का जायज़ा ली है। देने के बाद एक कॉम्प्रहेंसिव रिपोर्ट हुकूमत के सामने पेश किया 2008 में। मैं इन शॉर्ट आपके सामने रखूं तो ये वक्फ प्रॉपर्टी के डेवलपमेंट ही अहम मसला है हमारे पास। इसका एक प्रोटेक्शन, इसको बचाया जाए जो प्रॉपर्टीज़ हैं, और इसको डेवलप किया जाए ताकि इसकी बेनिफिट लोगों को पहुंचे। तो अब हमारी पूरी कोशिश होना चाहिए कि ये प्रॉपर्टीज़ को डेवलप करके इसकी इनकम के ज़रिए से मुसलमानों के एजुकेशनल, इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज़ हैं उसको एड्रेस किया जाए। लेकिन बड़ा सवाल ये है रहमान साहब, दिक्कत कहाँ आ रही है? दिक्कत इस जगह आ रही है कि यहाँ ये एक वक्फ एडमिनिस्ट्रेशन जो है कंकरेंट सब्जेक्ट है। आज जो वक्फ बोर्ड्स हैं स्टेट के मातहत है। कोई स्टेट वक्फ बोर्ड के एडमिनिस्ट्रेशन चलाने में सीरियस नहीं है, कोई भी स्टेट। अब एक्ट सेंट्रल एक्ट है, एडमिनिस्ट्रेशन स्टेट करती है, तो वक्फ बोर्ड सही कॉन्स्टिट्यूट नहीं हुए हैं, देयर इज़ नो वन सेंट्रल अथॉरिटी। तो अब हमारी ये कोशिश है कि क़ानून को बदला जाए, बदल कर एक नेशनल लेवल पर जो वक्फ सेंट्रल वक्फ काउंसिल है उसको स्ट्रेंथन करके उसके ज़रिए से वक्फ एडमिनिस्ट्रेशन को एक अमला मिला। स्टेट में तो रहे बोर्ड, मगर उसका जो निज़ाम है चलने का, जो UGC वगैरह चलती है, उस तरह से हम लाएँ और एक सेंटर में एक वक्फ डेवलपमेंट कॉरपोरेशन सेटअप किया जाए, ताकि ये प्रॉपर्टीज़ के जो डेवलपमेंट कर सकते हैं वो प्रॉपर्टीज़ को हम डेवलप करें। तो मुझे खुशी है कि सेंट्रल गवर्नमेंट इसमें संजीदगी से काम कर रही है। अब रहा ये वक्फ डेवलपमेंट कॉरपोरेशन
जो हुकूमत ने, जहाँ तक मुझे इल्म है, कैबिनेट ने इसके ऊपर फ़ैसला लिया है कि इसका ऐसा एक कॉरपोरेशन बनना चाहिए और जो एक्ट में अमेंडमेंट होना है वो पार्लियामेंट के सामने है। ये एक्ट अमेंडमेंट होने के बाद और ये जो सेंट्रल वक्फ काउंसिल को स्ट्रेंथन करने के बाद और ये जो वक्फ डेवलपमेंट कॉरपोरेशन है, ये 3 चीज़ें अगर जो अब प्रोग्रेस में हैं ये हो गए तो मैं समझता हूँ कि वक्फ की प्रॉपर्टीज़ को डेवलप कर सकते हैं और एडमिनिस्ट्रेशन को सही कर सकते हैं। और एक मुलाकात में यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी राज्यसभा के उपसभापति के रहमान खान जी से यह बातचीत जारी रहेगी। The buzz beyond all the biz in Amchi, Mumbai. The transforming face of Singhara, Chennai. The changing profile of the city of joy, Kolkata. Keep track of the latest developments in these cities on Metro Scan, Monday to Friday, 6:30 p.m. only on TD News. ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। एक मुलाकात में हम बात कर रहे हैं के रहमान खान जी से। टैक्स चोरी देश की तरक्की में बहुत बड़ी बाधा है। आप अभी हसन अली का मामला ही देख लीजिए। हजारों करोड़ की टैक्स चोरी का आरोप हसन अली पर लगा, पकड़ा गया सबसे आखिर में। शुरुआत में ही क्यों नहीं हसन अली जैसे बड़े टैक्स चोर पकड़ में आते हैं? क्या हमारे कानून में कहीं कोई कमी है या फिर हम उसका ईमानदारी से इम्प्लीमेंटेशन नहीं करा पाते? टैक्स एवेजन जो है ये सारी दुनिया में टैक्स एवेजन है। सिर्फ टैक्स एवेजन हिंदुस्तान तक ही महदूद नहीं है, मगर क़ानून जो हमारे टैक्सेशन लॉस हैं वो अपनी जगह सही हैं, मगर ये जो टैक्स के एवेजन है ये एक इंसानी फितरत बन गई है और इसमें फिजिकल लॉस में भी चेंजेस आना चाहिए और टैक्स पेमेंट के लिए इंसेंटिव भी होना चाहिए। रहमान साहब, इस समय देश भर में काला धन की खूब चर्चा हो रही है चारों तरफ। काला धन का दरअसल मतलब है क्या? किस किस तरह के धन को काला धन कहते हैं और काला धन कैसे विदेशों से भारत वापस आ सकता है? क्या कुछ कदम उठाए जाने चाहिए? ये काला धन वो है जो आपकी बैलेंस शीट या अकाउंट्स में लाए बगैर आप जो ट्रांजैक्शन करते हैं, बैंक में पैसा नहीं रखते क्योंकि आपके अकाउंट्स में जो अमाउंट आपके पास है मगर वो आपके अकाउंट में रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है, उसको काला धन कहते हैं। आज जो बहस हो रही है कि ब्लैक मनी जाओ बाहर से ले के आ जाओ, अब ये कहना आसान है, करना बहुत मुश्किल है। क्या तरीक़ेकार होना चाहिए, इसके ऊपर बहस होना चाहिए। आज ये बात बहस हो रही है कि हुकूमत क्यों नहीं ला लेती जो काला धन बाहर है वो किस तरह से लाए। अरे किस तरह हुकूमत के पास कोई क़ानून होना चाहिए, क़ानून बनना चाहिए, दूसरे मुल्कों में है, दूसरे मुल्क से लाना चाहिए, तो ये कोशिश जारी रखना चाहिए। मैं समझता हूँ हुकूमत संजीदा है इसमें और काला धन ये पूरा इसके ऊपर जो बहस हो रही है सही ढंग से बहस हो के हुकूमत और अपोजिशन और सिविल सोसाइटी मिल के इसके ऊपर एक हल ढूंढे कि काला धन को किस तरह से, क्योंकि यहाँ पर सिविल सोसाइटी की भी जिम्मेदारी है। ब्लैक मनी जनरेट जब हो रहा है तो लोगों को मालूम होता है कि ब्लैक मनी जनरेट हो रहा है। मैं देखता हूँ कि कोई ब्लैक मनी कर रहा है, मैं इन्फॉर्म नहीं करता। अब हुकूमत ने इंसेंटिव भी देती है कि अगर कहीं ब्लैक मनी है, अगर आप इन्फॉर्म करते हैं तो उसको इंसेंटिव भी देती है जो बताने वाले को। यानी कि अलग अलग सोर्सेस के ज़रिए से हुकूमत ब्लैक मनी को कर्ब करना चाहती है। तो आज जो बहस हो रही है, आरोप प्रति आरोप से काम नहीं चलेगा। आज हम तमाम मिलकर जो बाहर का काला धन है इसको किस तरह से लाया जाए और वो इकानमी में इन्वेस्ट हो। और उसमें पहले भी ये कोशिश हुई कि वॉलंटरी डिक्लेरेशन हो
अभी वो बात चल रही है कि वॉलंटरी डिक्लेरेशन कर दे कि जितना भी काला धन है डालो उसके ऊपर हम वन टाइम हम टैक्स करके उसको ख़त्म कर दें, वो भी बात चल रही है। अलग अलग है तो इसको तरीक़ेकार ढूंढना है, मगर काला धन इकानमी पे बहुत बड़ा बुरा असर कर रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद रहमान साहब दूरदर्शन से बातचीत के लिए अपना व्यस्त समय निकालने के लिए। तो ये थे के रहमान खान साहब, जिनसे हमने तमाम सवालों पर बात की। अगले सप्ताह आपसे फिर मुलाकात होगी ठीक इसी समय आपके अपने लोकप्रिय कार्यक्रम एक मुलाकात में, देश की एक और बड़ी हस्ती के साथ। तब तक हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार। क्रिकेट के मैदान से हॉकी के टर्फ तक, फुटबॉल की किक से गोल्फ के हिट तक, टेनिस के कोर्ट से शतरंज की बिसात पर, किसने मारी बाजी, किसको मिली मात, खेल की दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर, किसके सर बंधा ताज और किसकी हुई हार। जानने के लिए देखिए खेल समाचार रोजाना दोपहर 1 बजे, शाम 7 बजे और सोमवार से शुक्रवार रात 11:05 पर सिर्फ डीडी न्यूज पर। कल की सुर्खियां, आज की होने वाली घटनाएं, देश और दुनिया का हाल, उपलब्धियां जो होंगी बेमिसाल, राजनीति, वाणिज्य, मनोरंजन और खेल की खबरों